सुप्रभात बच्चों। हम पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे थे। आगे पढ़ते हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह है मेरी जनता के लेखक। अब इसमें जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद जी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देख रहा हूँ, यह कैसे फट गया। और मेरी जनता के लेखक, ये मेरी जनता के लेखक मुंशी प्रेमचंद के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी आम जनता के लिए लिखते थे, तो इसलिए उनको मेरी जनता के लेखक कहकर संबोधित किया गया है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगाते से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। यहाँ पर बनिए के तगाते से अभिप्राय है बनिए से यहाँ पर है जो ग्रोसरी का सामान बेचते हैं। क्या आपने उसको कोई पैसे देने होंगे, वो आपसे पैसे मांगने आता होगा, इसलिए उससे बचने के लिए तुम इधर उधर चले जाते होंगे और जब मील 2 मील का चक्कर लगाकर वापस घर लौटते होंगे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। फिर लेखक को लगता है कि चक्कर लगाने से तो जूता नहीं फटता, वो तो घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास कृष्ण भक्त थे और उन्हें एक बार राजा ने अपने पास फतेहपुर सीकरी वहां पर बुलाया था और वहां पर जाते जाते उनका जूता घिस गया था। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और उसने कहा कि आते जाते मेरी जूतियां भी घिस गई हैं और मैं भगवान का नाम भी भूल गया हूं। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। और ऐसे बुलाकर बल्कि जो ऐसे बुला लेते हैं जिनको देखकर दुख उत्पन्न होता है, उनको भी हमें सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया। लेखक फिर प्रश्न करता है कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है, तुम्हारा जूता कैसे फट गया है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। और फिर लेखक फिर अपने आप ही जवाब देते हैं, कहते हैं कि लगता है तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मारी होगी, तभी तुम्हारा जूता फट गया है। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। जो चीज सदियों से जम गई है, उसमें परतें जम गई हैं, तुमने शायद उसको ही ठोकर मारा होगा, तभी तुम्हारा जूता फट गया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। या फिर कोई टीला यहाँ पर बुराइयों का प्रतीक है। जो बुराइयां हैं समाज में, उसका प्रतीक है यहाँ पर टीला। या तो फिर तुमने बुराइयों का, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, उसका डटकर सामना किया है, उसको ठोकर मारी है, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। फिर लेखक कहता है कि तुमने जरूरी थोड़ी ना जो समाज में व्याप्त बुराई है तुमने उसका डटकर सामना करना था, तुम उसके एक तरफ होकर भी तो जा सकते थे, अर्थात तुम बुराइयों को अनदेखा भी तो कर सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। जो टीले यहाँ पर किसका प्रतीक है, बुराइयों का। समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, गलत
जो गलत काम हो रहे हैं, लोग शोषण कर रहे हैं, वहां इससे अभिप्राय टीला। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, बल्कि हम बुराइयों से समझौता भी तो कर लेते हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती है। अब लेखक नदियों का उदाहरण देता है कि सारी नदियां पहाड़ नहीं तोड़ती हैं, कुछ नदियां रास्ता बदलकर घूमकर भी वापस चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। लेखक कहते हैं कि तुम समझौता नहीं कर सके, बल्कि जिस प्रकार होरी भी समझौता नहीं कर सकता था। होरी जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उसका जो नायक था वो होरी था, और उसकी भी कमजोरी थी कि वो अपने दिनचर्या का पालन करते थे बड़ी सख्ती से। नेम धर्म, जो भी उनकी दिनचर्या थी, जो भी उनके नियम थे, उनका सख्ती से पालन करते थे। क्या क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन फिर लेखक को लगता है कि नहीं, जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है वो तुम्हारा जो शायद नेम धर्म, वो तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। अब लेखक को लगता है कि जो मुंशी प्रेमचंद के जूते से पांव की अंगुली निकल रही है वो कुछ इशारा कर रही है। पांव की अंगुली से इशारा करना अपमान करने के बराबर है, अपमान करना। बल्कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो, अर्थात जिसे तुम्हें घृणा होती है उससे तुम पांव की अंगुली से इशारा करते। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। वो कहते हैं कि तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, बल्कि जिनको दूर करते करते समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जिसको दूर करते करते तुमने अपने जूते को फाड़ लिया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ और तुम्हारी अंगुली के इशारे को भी समझ रहा हूँ, और जो तुम्हारे चेहरे पर ये व्यंग्य मुस्कान है, व्यंग्य मुस्कान जो किसी का मजाक उड़ा रही है, उसको भी समझ रहा हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे लग रहा है तुम हम सब पर हंस रहे हो, क्योंकि उन पर जो उंगली छिपा रहे हैं, उंगली छिपाना, यहाँ पर उंगली छिपाने से अभिप्राय है जो अपनी कमियों को छिपाते हैं और अपने व्यक्तित्व को दाव पर लगा देते हैं। लेकिन तुमने तो क्या किया है, तुम अपने व्यक्तित्व को बचा रहे हो, लेकिन तुम्हारी उंगली नजर आ रही है और तुम्हारा जूता फटा हुआ है, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व बचा हुआ है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा। और मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? इसका अभिप्राय यही है कि ठोकर मार मार कर जूते फाड़ने से अभिप्राय यही है कि जो मैंने तो ठोकर मार मार के, मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मैंने तो ठोकर मार मार कर, अर्थात मैंने तो जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश की है, और चाहे मेरा इससे
जूता फट गया है, मेरी अंगुली नजर आ रही है, लेकिन मेरा जो व्यक्तित्व है वो सुरक्षित है। लेकिन तुम अपनी उंगली को ढकने की चिंता में और तुम अपने जूते को बचाने की चिंता में तुमने अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर लिया है। तुम चलोगे कैसे? तुम चलोगे कैसे? कहते कि तुम कैसे चलोगे, तुम बुराइयों का सामना कैसे करोगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी समझ रहा हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझ रहा हूँ और अंगुली का इशारा समझता हूँ। और जो तुम अंगुली से इशारा कर रहे हो, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम हाथ की अंगुली से नहीं पैर की अंगुली से इशारा कर रहे हो, उसको भी समझ रहा हूँ। तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ और जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, जो उन लोगों पर व्यंग्य कर रही है जो बुराइयों का सामना नहीं करते, उनसे बचते बचाते निकल जाते हैं, और मैं तुम्हारी उस व्यंग्य मुस्कान को भी समझ रहा हूँ। बच्चों, उम्मीद है तुम्हें ये पाठ समझ में आ गया होगा और इससे देखो जो प्रेमचंद का व्यक्तित्व भी पता चलता है। प्रेमचंद जी कितने सीधे साधे व्यक्ति थे, वो दिखावा नहीं करते थे, वो बुराइयों का डटकर सामना करते थे। बच्चों, ये पाठ आप अच्छे से पढ़ना और जो इसके रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं उसको भी करने की कोशिश करना। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन से जो 30% सिलेबस कटा है उनमें से कौन कौन से पाठ कटे हैं। एक बार सुन लो कौन कौन से पाठ आपके कटे हैं। काव्य खंड में साखियां व शब्द पाठ से शब्द 2 कट गया है और ग्रामश्री कविता भी कट गई है। चंद्र कहना से लौटती बेत कविता भी कट गई है। मेघ आए कविता भी कट गई है। यमराज की दिशा भी कट गई है। और गद्य खंड में उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ कट गया है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है, ये पाठ भी कट गया है। मेरे बचपन के दिन, ये पाठ भी कट गया। एक कुत्ता और एक मैना पाठ भी कट गया है। और कृतिका में आपके 2 पाठ कटे हैं। एक तो इस जल पर ले में, ये पहला पाठ है, ये भी कट गया है। और एक कटा है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये पाठ भी आपका कट गया है। धन्यवाद बच्चों।